वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम एचपी टेट दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर वेव कौन सी होती है। तो वाटर वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्सल भी होती है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है ये भी पता होना चाहिए। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि कम्बिनेशन ऑफ, दोनों में एक कम्बिनेशन होता है किसका, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स होती हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किया जाता है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव कौन सी होती है, तो साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ट्रांसवर्सल वेव में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको हम π/2 भी लिखते हैं। अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाट आवर किसकी यूनिट है। देखो, वाट आवर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। यहाँ लिखते हैं ना किलोवाट आवर, तो वाट आवर या किलोवाट आवर। पेपर में क्वेश्चन आया था एक किलोवाट आवर मीटर क्या मेज़र करता है। मीटर, वो मीटर को बता रहे हैं, वो यूनिट नहीं है मीटर। तो किलोवाट आवर किसको मापता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ये पेपर में बहुत बार आता है। आप क्वेश्चन आता है 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, वो 746 वाट के बराबर आता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पेयर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। किसको नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। पावर के क्या यूनिट होते हैं? पावर के क्या यूनिट होते हैं? वाट। पावर के यूनिट होते हैं वाट। आगे पूछा हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, जब भी पैरेलल में लगाए होते हैं तो 1/2 करते हैं, यानी कि 1/2 + 1/2। आधा से आधा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1। यानी कि मान लेते हैं इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम आ गया। फिर ये क्या है? सीरीज़ में है। सीरीज़ में सीधा जोड़ देते हैं। 3 + 1 कितना हो गया? 4। और ओम किसके यूनिट होते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड। 2 कंसेक्यूटिव नोड हो चाहे एंटी नोड हो, उनके बीच में λ/2 का डिफरेंस होता है। ये पेपर में बहुत बार आता है। अगर आपको पेपर में दिया हो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड्स एंड नियरेस्ट एंटी नोड, तो उस केस में λ/4 होता है। ये भी याद रखना है। अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? हमें क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो इसमें जो किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर या फिर अलिंको का यूज़ करते हैं। अलिंको का यूज़ भी करते हैं। ये भी याद रखना है। ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा हुआ है विच आर फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप ए स्कूल बैग। स्कूल बैग के लिए मैग्नेट थोड़ा लगा होता है। मैग्नेटिक फोर्स हो नहीं सकती, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं हो सकती, ग्रेविटेशन भी हो सकती है। क्या होती है? मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ती है। अगला पूछा है एक पेंडुलम है, वो 40 टाइम ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाइब्रेशन पर यूनिट क्या होती है? टाइम होती है। तो कितनी वाइब्रेशन लग रहा है? 40 वाइब्रेशन है 4 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 हर्ट्ज। अगर आपको इसी में पूछा होता कि आपको पूछा होता टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होना था। अगर टाइम पीरियड पूछा होता तो वो क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड होना था। अगर आपको टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कई बार। आगे पूछा हुआ है व्हाट द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डिस्टिल्ड वाटर कभी नहीं करता है। ये याद रखना है, डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इसने पूछा है बेस्ट कौन सा होता है। तो बेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सी वाटर। वो कौन सा होता है? सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है? नमक होता है। नमक में क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसान हो जाएगी।
तो सी वाटर इसका आंसर होगा। डिस्टिल्ड वाटर कभी नहीं करता है क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं बचते हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड में हमने आयंस निकाल लिए होते हैं। आगे पूछा है प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। याद रखना प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। रियल वाला ऑप्शन काट दो, ये भी कट गया। साइज ऑफ इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, तो ये भी खत्म हो गया। लिटिल इन्वर्टर, लिटिल इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, जब हम लेफ्ट देखेंगे तो वो राइट दिखेगा आपको, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वो राइट दिखता है, उसको बोलते हैं लिटिल इन्वर्टर। ये पेपर में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। और वर्चुअल के साथ किसकी बनाता है, सेम साइज़ की बनाता है, सेम साइज़ की होती है, कभी भी छोटे साइज़ की नहीं बनती है। जैसे आप 5 फुट के तो 5 फुट के दिखेंगे। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको अपनी फुल इमेज देखनी हो, आपको अपनी फुल इमेज दिखनी हो तो मिनिमम कितनी हाइट का चाहिए होता है, तो हाइट के आधा होना चाहिए। अगर आपको बोलेंगे कि आपकी हाइट 10 फुट है तो आपको 5 फुट का शीशा चाहिए होगा जिसमें आपको अपनी फुल इमेज देखनी होगी। ये पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आगे पूछा है बर्फ़ पे चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है, लो होता है। वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, लो होता है। जब फ्रिक्शन लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्लिप कर जाएंगे बर्फ़ के ऊपर हम। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज मिसमैच। देखो दूध को नापने के लिए लैक्टोमीटर, सही बात है। प्रेशर को बैरोमीटर, ये भी सही है। टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए क्या होता है, कैलोरीमीटर नहीं होता है। ह्यूमिडिटी को हम कैलोरीमीटर से नहीं नापते हैं, इसके लिए हमारे होती है एक ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम करते हैं इसका यूज़, कैलोरीमीटर की जगह एक और होता है, उसको बोलते हैं हाईग्रोमीटर बोलते हैं। हाईग्रोमीटर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, हाईग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब कई बार आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पूछता है, एयर में होती है 331 भी लिखा है, कई बुकों में 332 भी लिखा हुआ है, तो 332 331 दोनों हो सकती है वैसे। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में किसका होता है। जब लाइट पास करती है तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करेगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ किसकी कम होती है, वॉयलेट की। तो वॉयलेट सबसे नीचे होता है, फिर इंडिगो बनता है, बिबग्योर से बनता है। सबसे कम डेविएट कौन सा होता है, रेड, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, वॉयलेट। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रेड की। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ये भी याद रखना है आपको, ये पेपर में क्वेश्चन आते हुए। आगे आपको कई बार पूछ लेता है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, तो E=H न्यू होता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा वॉयलेट की होगी। किसकी होगी, वॉयलेट कलर की होगी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आगे पूछा है एक ऑब्जेक्ट है वो 1.6 मीटर, अब देखो क्वेश्चन आ गया, 1.6 मीटर है, उसकी हाइट 1.6 मीटर, उसको अपने फिर पूरी इमेज चेक करनी है। तो क्या करना है, तो उसको अपनी हाइट का आधा शीशा ही होगा। क्या होगा, आधा शीशा, तो कितना हो गया, 1.6 का हाफ कर दो, कितना आ गया, 0.8 मीटर। आगे पूछा है एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ पे रखा हुआ है और 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर। अब पहली बात याद रखो, कन्वेक्स के केस में जो होती है, कन्वेक्स के केस में फ्रंट ऑफ द मिरर तो कभी भी नहीं बनती है, हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि मिरर के पीछे ही बनती है, मिरर के आगे नहीं बनती कभी भी, मिरर के पीछे ही बनती है। वो कन्वेक्स जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बनेगी तो इसमें वैसे क्वेश्चन ये गलत था, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड भी आता है, सैटेलाइट भी आता है, कॉन्स्टेलेशन नहीं होता है। कॉन्स्टेलेशन इज द राइट आंसर। कॉमेट होता है, कॉमेट भी सैटेलाइट सिस्टम का ही हिस्सा होता है। क्लियर हो गया, सैटेलाइट आपको पता जो साइड में घूमते हैं। कॉमेट क्या होते हैं, उपग्रह, धूमकेतु वगैरह जैसे होते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, जो जिसके बीच में जैसे गैप होता है उसके बीच में छोटे छोटे वो होते हैं। आगे लिखा हुआ है 2 पर्सन है एक्स और वाई, एक 10 घंटे लगाता है, एक 12 घंटे लगाता है, ट्रैवल फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद। तो किसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। पहली बात, डिस्टेंस सेम है ना, आप एक्स से वाई जा रहे हैं, एक वाई से एक्स जा रहा है, एक्स से वाई जा रहा है, सीधी सी बात है। एक लगा रहा है 10 घंटे, यहाँ मान लो एक एक्स पर्सन है वो क्या लगा रहा है, एक्स 10 घंटे लगा रहा है, बेंगलोर टू हैदराबाद जा रहे हैं, ये 10 घंटे लगा रहा है, और दूसरा कितना लगा रहा है, 12 घंटे लगा रहा है। अब देखो स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड ऑटोमेटिकली जो कम समय लगाए उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो
एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाई। आगे पूछा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो जो एंगुलर स्पीड निकालते हैं वो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड होती है। तो 2 पाई, अब सेकंड, जो सेकंड वाली क्लॉक हैंड होती है वो कितना टाइम लगाती है एक चक्कर लगाने में? 60। तो कितना आ जाएगा? 2/30 क्या आ जाएगा? पाई/30। आगे पूछा हुआ है द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज। इम्पल्स का जो मूवमेंट होता है वो सेम बराबर हो। देखो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml/t-2 इंटू टी हो गया तो क्या बन जाएगा? ml/t-1। अब यूनिट डायमेंशन एक जैसे ही होता है, जिसका यूनिट सेम हो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। अब लीनियर मोमेंटम p किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m हो गया और वेलोसिटी क्या होगी? L/t-1। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम। पावर निकालना है, चलो पावर का भी निकाल देते हैं। पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है? एनर्जी ml/t-2 और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ml/t-2 -1 तो कितना हो जाएगा? ml/t-3। तो ये भी नहीं हुआ सेम। वेलोसिटी के क्या होते हैं? L/t-1 तो ये भी सेम नहीं हुआ। एनर्जी के और पावर के तो एनर्जी और वर्क के तो एक बराबर होते हैं, तो क्या बन गए? ml/t-2 तो ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया? पहला। आगे बोला है ए मास ऑफ 5 kg एक्ट अपॉन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी कि फोर्स लग रही है। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो तो अभी यहाँ लिया है फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स मास 5 kg है। एक्सेलरेशन कितना होगा फिर? एक्सेलरेशन किसके बराबर है? देखो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ करते हैं। फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो फोर्स पर यूनिट मास करना पड़ेगा। फोर्स कितनी है? 1/5 लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। आगे पूछा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि स्टार्ट रेस्ट पे करी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। आपको क्या बोला है? डिस्टेंस निकालना है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से निकल जाएगा। ये एस किसके बराबर होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो एस किसके बराबर को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हाफ हो गया। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 1/5 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। 10 इंटू 10 कर दो। 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, कितना आ गया? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। आगे पूछा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml/t-2 और इसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, क्या बच गया? ml0t-2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। आगे बोला है एक लाइट बॉडी है और हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? p²/2m। अब इसने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो अब p² किसके बराबर हो गया? 2m। यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो हैवी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी किसका ज़्यादा होगा? फिर हैवी बॉडी का। आगे बोला है अ मैन पुल ए बकेट आउट ऑफ ए रोप। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइट बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अगर लिखा हो इक्वल मोमेंटम तो हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसका लाइट मास होगा, तो लाइट बॉडी की होती है। ये पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। आगे बोला है एक आदमी जो है वो बकेट को रोप से निकाल रहा है, रोप के थ्रू निकाल रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर वर्क कर रही होगी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, हम ऊपर को खींच रहे हैं। एंगल कितना आ गया? 180। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कोस ऑफ 180। कोस 180 होता है -1, क्या हो जाएगा? -F.ds। यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर आपको पूछा होता वर्क डन बाय मैन पूछा होता, इसी में ऐसे लिखा होता वर्क डन बाय मैन लिखा होता, तो आपने क्या करना था? सीधा ही वर्क डन को माइनस कर देना। F.d। देखो हम ऊपर को खींच रहे हैं और रस्सी भी ऊपर को आ रही है, तो एंगल कितना है? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? F.ds। तो तब वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है।
अब आपको क्वेश्चन आता है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ की, तो वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आवर नहीं होती है, किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये भी याद रखना है। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑन मून कितनी होती है, वो 2.3 होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। एस्केप वेलोसिटी मून पे कितनी होती है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है 4 डिग्री पे वाटर की क्या होती है मैक्सिमम डेंसिटी होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। आगे पूछा है कि रियल गैस ऑब्वियस बॉयज ला एट HTLP, याद रखना है HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कई बार लो प्रेशर पहले लेते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर HTLP से याद रखना है, HTLP। आगे पूछा है व्हाट इज़ द सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी किसकी वजह से पीछे पेपर में आया था, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। आगे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, अगर हम स्पीड को 3 गुना कर दें काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv²। तो हम बिलो स्पीड को क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी की 3 से कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाती है, क्या हो जाती है 9 टाइम्स। अगर 4 गुना करेंगे तो 16 टाइम हो जाएगी। आगे पूछा है यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, तो फोर्स कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स कांस्टेंट होता है वो क्या होता है F = -kx, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो k किसके बराबर आ गया F/x, F क्या हो गया फोर्स ml, T-2 नीचे क्या है L से L कैसे क्या बच गया ml0 T-2। और देखो ऊपर क्या है फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन, और नीचे क्या आ गया पर मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। आगे बोला है कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज़ कर देते हैं, पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज़ कर देते हैं, अब पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ करते हैं, देखो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2π/L/g। लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड कम हुआ यानी कि टाइम कम लग रहा है, जैसे मान लो आप घूम रहे, घड़ी घूम रही है, अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब वो फास्ट चल रही है ना, तो क्या हो जाएगा ये फास्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।